उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में बता रहा था। हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देख सकते हैं आप, क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बर्निंग से पहले? ओके, तो हम आखिर मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है बर्निंग से पहले, क्योंकि मेटल, जो मैग्नीशियम मेटल है, उसके ऊपर क्या जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसे क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर, ये काफ़ी क्या है, एक वेरी स्टेबल कंपाउंड है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू क्लीन द रिबन बाई टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली मेरा मेन पर्पस क्या होता है, क्लीन करने का, ताकि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्या कर सके, रिमूव कर सके। इसीलिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो उससे पहले क्या करना होता है, मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्चुअली क्या है, एक काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि आप लोग तो बैलेंस करने सीखे होंगे। आखिर बैलेंस कैसे किया जाता है, तो ये एक ओवरव्यू भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से जितने सारे हम टॉपिक्स लर्न कर चुके हैं, यहाँ पे सारे टॉपिक्स का आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होता था कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड क्या करना होता था, इक्वल करना होता था। तो सिंपल, आप जैसे देखिए क्या कह रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो जैसे क्या है, H2, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा जाए तो हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है H2 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्या हो जाएगा, Cl2, तो मुझे क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। ये तो आपको पता ही होगा नहीं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। अब हमें बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। हाइड्रोजन की साइड कितना एटम्स है, 2 एटम्स है, तो हमें प्रोडक्ट साइड में क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की संख्या को 2 करना पड़ेगा, यानी 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हाइड्रोजन क्या हो जाए, ये स्टोसिमेट्रिक क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो देख सकते हैं कि आप क्लोरीन भी क्या यहाँ पे 2 ही है, तो मतलब ये रिएक्शन मेरा कंप्लीटली बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ओके, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, H2 प्लस Cl2 क्या हो रहा है, 2HCl हो रहा है। फिर क्या है, बैरियम क्लोराइड और अल्मोनियम सल्फेट। तो बैरियम क्लोराइड, सबसे पहले आपको फार्मूला लिखने आना चाहिए। अगर जिन्हें फार्मूला लिखने में भी अगर दिक्कत है तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले सारे निगेटिव रेडिकल्स और पॉजिटिव रेडिकल्स को लर्न कर लेना है। ठीक है, आप लोग 8 में शायद पढ़े होंगे इसके बारे में, 8 में या 10 में भी पढ़ाया जाता है कि पहले निगेटिव रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल्स को याद कर लीजिए, उनके वैलेंसीज को याद कर लीजिए, और वैलेंसी को क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमें लिखना होता है बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम का जो वैलेंसी होता है ये कितना होता है, 2 होता है, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। अब ये क्या करना है, वैलेंसी को दोनों को एक्सचेंज कर देना है। मतलब क्या कि बेरियम के पास क्या हो जाएगा, एक वैलेंसी, मतलब 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये छिपा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पास 2, तो BaCl2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए BaCl2, तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड प्लस क्या करना है हमें, अल्मोनियम सल्फेट। तो अल्मोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। मुझे क्या मिलने वाला है, तो बेरियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4 प्लस अल्मोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3। अब मुझे इसे बैलेंस करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बेरियम, तो बेरियम तो दोनों साइड एक ही है, नहीं, नंबर ऑफ एटम्स बेरियम का क्या है, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों क्या है, सेम ही है। तो मुझे जाना कहाँ से होगा, तो देखिए सल्फर की संख्या, तो सल्फर क्या है, रिएक्टेंट साइड, सल्फर कितना है आपका, 3 है, मतलब कि सल्फर को हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो सल्फर को 3 बनाने के लिए हम इसके आगे 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि सल्फर कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो सल्फर 3 हो गया, और बेरियम कितना हो गया, बेरियम का भी संख्या 3 ही है प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड भी 3 ही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 3 करना पड़ेगा। ओके, तो बेरियम भी क्या हो गया, 3 हो गया।
अब आप देखिए बेरियम भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। क्लोरीन की संख्या कितनी है? तो प्रोडक्ट साइड कितना क्लोरीन है आपका? 6 क्लोरीन है। तो प्रोडक्ट साइड 6 क्लोरीन है, तो मुझे रिएक्टेंट साइड भी रिएक्टेंट साइड क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। तो प्रोडक्ट भी कितना, क्लोरीन की संख्या कितना है? 6 है रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी कितना करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्लोरीन कितना हो जाए? 6 हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस हो गया। अल्मोनियम कितना है? 2 है। अल्मोनियम देखिए यहाँ भी कितना है? 2 है। यहाँ भी अल्मोनियम कितना है? 2 है। सल्फर बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन कितना है? 4 3 12, 12 ऑक्सीजन इधर है और 4 3 12 ऑक्सीजन इधर भी है आपका, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सारे नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? इक्वल है। अब मेरा ये रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करें तो मुझे क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर सोडियम Na और क्या है? H2O रिएक्ट करके क्या दे रहा है? NaOH दे रहा है प्लस H2 दे रहा है। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स को सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं इसे। देखिए यहाँ पे क्या है? सोडियम प्लस H2O क्या देगा मुझे? NaOH प्लस H2। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस है आपका, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, नहीं सॉरी हाइड्रोजन अनबैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितना है आपका? 3 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। तो मुझे किसी भी तरह से हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके आगे क्या करते हैं? इवन में कन्वर्ट करने के लिए NaOH के पास हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हाइड्रोजन कितना हो जाए? 4 हो जाए। अब हाइड्रोजन 4, तो यहाँ भी करना, H2O के पास भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन कितना हो जाए? आपका 4 हो जाए। हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। 2 मतलब दोनों साइड 2 है ऑक्सीजन, और सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके आगे 2 करना पड़ेगा। तो सोडियम की संख्या बोथ साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया, यानी हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस और सोडियम भी बैलेंस। मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया कि मेरा कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ अ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बेरियम क्लोराइड। देख लीजिए यहीं पर बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? अभी जस्ट हम लोग देखे थे, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 क्या मुझे देगा? इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी प्रिसिपिटेशन होगा बेरियम सल्फेट का BaSO4 प्लस और क्या देगा? सोडियम क्लोराइड देगा NaCl यहाँ पे देगा। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, तो शायद ये रिएक्शन क्या है? NaCl कितना है? क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन को 2 बनाने के लिए इसके आगे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। और सोडियम भी 2 है, सोडियम भी इधर भी 2 है। सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन भी मेरा शायद बैलेंस ही है, क्लोरीन बैलेंस है और बेरियम भी आप देख सकते हैं क्या है? 1 है, यानी नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड क्या है? इक्वल है। तो मेरा ये रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ये सारे जो क्वेश्चंस करवाया जा रहा है ये सारे NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या देगा मुझे? तो एसिड प्लस बेस क्या होता है? हमेशा साल्ट प्लस वाटर, मतलब NaCl प्लस वाटर H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए इसके आगे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट साइड, तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 हो गया। और सोडियम की संख्या 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सोडियम कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो क्लोरीन आपका 2 हो गया, तो इसके आगे भी शायद 2 करना पड़ेगा, तो क्या हो गया? क्लोरीन 2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4। शायद ये आपका बैलेंस ही बैलेंस है, यहाँ भी ऐसे 2 ही करना पड़ेगा, तो क्या हो गया है? ऑक्सीजन 2, तो एक्चुअली होना ये क्या चाहिए था? ये तो सारा 2 2 क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। शायद ये रिएक्शन आपका बैलेंस से क्या है? बैलेंस है शायद। ओके, आई हैव टू चेक, रीचेक। क्या है? NaOH प्लस HCl, तो क्या देगा मुझे? यहाँ पर NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम कितना है? 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी मेरा पहले से क्या है? बैलेंस है। जब ये रिएक्शन मेरा कंप्लीटली बैलेंस है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे इस रिएक्शंस को, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली ये भी क्या है? देखिए, तो यहाँ भी क्या है? NaOH 2 है, HCl 2 है, NaCl 2 है, H2 भी क्या है? 2 है। तो मतलब ये 2 क्या हो जाएगा? आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस यही बन जाएगा। तो ये रिएक्शन मेरा ऑलरेडी क्या है? पहले से ही बैलेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, BaCl2 और Na2SO4 ये क्या है, पहले से बैलेंस है, और NaOH ये भी क्या है, बैलेंस है। तो ये अभी जस्ट हम ये इक्वेशन देखे थे, और ये इक्वेशन अभी जस्ट दोनों को भी सॉल्व किए हैं हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। एक्स नामक कोई सबस्टांस है जिसका कि यूज क्या हो रहा है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है। तो आपको एक्स का मतलब नेम द सबस्टांस ऑफ एक्स, एक्स का सबस्टांस का नाम बताना है, एंड राइट इस फॉर्मूला, और इसके फॉर्मूला को आपको लिखना पड़ेगा। तो एक्स क्या है, ठीक है, और राइट द रिएक्शंस ऑफ सबस्टांस एक्स नेम इन फर्स्ट एवर विथ वाटर, मतलब कि अगर उस एक्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा। तो वाइट वॉशिंग के लिए जनरली क्या है, आप लोग देखे होंगे घर में जो वाइट वॉशिंग किया जाता है इसमें क्या यूज होता है, तो एक्चुअली वो क्विकलाइम यूज होता है, ठीक है ना, चूना पत्थर जिसको आप लोग हिंदी में कह सकते हैं। तो वो क्विकलाइम CaO होता है, एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यही वाइट वॉशिंग के तौर पे देखे होंगे, ये काफ़ी सॉलिड होता है, ठीक है ना। इसे क्या करते हैं हम, जैसे ही पानी में देते हैं तो ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं नहीं। तो जब इस क्विकलाइम, एक्चुअली ये एक्स वाइट वॉशिंग के लिए क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम यूज होगा। ओके, जैसे ही इस CaO को वाटर में मिलाएंगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, देगा, मतलब हीट डेल्टा। ओके, डेल्टा से डिनोट करते हैं हीट को। तो यहाँ पे मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट में मिलेगा। तो ये रिएक्शन क्या है आपका, कंप्लीटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल्ड द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। तो अगर आपको एक्टिविटी 1.7 याद होगा तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब H2O का क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ओके, H2O का क्या कर रहे हैं, H2O का एक्चुअली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, ये टूट जाएगा H2 और O2 में। तो ये कहता है कि जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो क्या है, एक्चुअली डबल है, किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में। तो ऐसा क्यों, तो आप लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैटर, उसके अनुसार क्या होना चाहिए, कंप्लीटली बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए एक जो ट्यूब में मुझे हाइड्रोजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, जस्ट डबल मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में। तो यही कह रहा है कि गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर बिकॉज वाटर गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है ना। वाटर जब हाइड्रोलाइज होगा तो क्या मुझे मिलेगा, H2 और O2 गैस मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो दो मॉलिक्यूल्स क्या है, हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो देखिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स की संख्या 1 है। तो मतलब क्या कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है, डबल है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। काफ़ी सिंपल है, जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। नहीं, ऐसा क्यों, मतलब क्या कि जब आयरन है Fe और CuSO4, जब इस CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन में इस आयरन को देंगे इसका कलर एक्चुअली क्या होता है, ये ब्लू विट्रॉल के भी नाम से जाना जाता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और ये क्या बना लेता है, FeSO4 बना लेता है प्लस Cu, और इसका कलर क्या होता है आपका, ग्रीन कलर का होता है। ओके, तो ये ग्रीन कलर का होता है। तो जो FeSO4 है इसका ग्रीन कलर क्यों हो गया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक एग्जाम्पल क्या चीज़ का है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। यहाँ पे क्या आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सीरीज पढ़े होंगे, पूरा रिएक्टिविटी सीरीज, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में देखे होंगे कि जो आयरन है, आयरन को कॉपर की रिस्पेक्ट में क्या रखा, ऊपर रखा गया है। तो इसीलिए आयरन इज मोर रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर, कॉपर की रिस्पेक्ट में आयरन क्या है, अधिक रिएक्टिव है। इसीलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, FeSO4, जिसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब देखिए, गिव द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1, मतलब 1.1 एक्टिविटी में जो दिया गया उसको छोड़ के आपको एक एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का लिख देना है। तो कोई भी उठा लीजिए, ठीक है ना।
जिसमें कि दो एक्वा सॉल्यूशन कोई उठा लीजिए, जैसे क्या है AgNO3 को ले लिए हैं और NaCl को ले लिए हैं। जब AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेगा। मतलब यानी कि इसके पास जो एनायन है और इसके पास जो केटायन है, Ag एक केटायन है और NO3 एक एनायन है, और यहाँ भी Na एक केटायन है और ये एनायन है। तो इसका केटायन इसके एनायन से इंटरेक्ट करेगा और इसका केटायन इसके एनायन से इंटरेक्ट करेगा, मतलब दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो Ag क्या करेगा, AgCl बना लेगा, और Na क्या करेगा, NO3 के साथ अपना NaNO3 एनायन के साथ मिलकर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। ओके, ये काफ़ी सिंपल है। हम लोगों ने ये एग्जांपल ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में देख चुके हैं और इसके बारे में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और बहुत अच्छे से देखे थे। आप लोग जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को फिर से एक बार दो बार देखिए, आपको सारे वीडियोस ट्यून्ड हो जाएंगे। एग्ज़ाम में बस यहीं से क्वेश्चन बनता है। ओके, बस ये अगर सारे लेक्चर्स को अगर अच्छे से देख लिया जाए तो ये मोर देन सफिशिएंट, इनफ है। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करके लेके जाएंगे, इसकी गारंटी है। हम लोगों ने हर टॉपिक पे कवरेज देने का प्रयास किया है। कोई भी टॉपिक अगर छूट रहा हो तो हम उसे आने वाले वीडियो में उसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, और आई होप अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं छोड़े हैं जिसमें कि इससे बाहर का क्वेश्चन आया हो। हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस मतलब स्लाइड बनाए हैं या जितना भी वीडियोस बनाए हैं, सारा क्या है, एक एक टर्म्स को कंसीडर करते हुए, ताकि कुछ छूट ना जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड। ओके, ये सब तो हम लोगों ने इससे भी टफ टफ क्वेश्चन देख चुके थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो इस सोडियम में क्या हो रहा है, एक्चुअली देख लीजिए, यहाँ पे हम रिएक्शंस लिखते हैं, रिपीट। Na प्लस O2 क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा। अब आप ही बताइए, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा था, तो ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही तो आपका ऑक्सीडेशन था। तो इस सोडियम में क्या हो रहा है, इस सोडियम में आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन करेगा, ये Na कर जाएगा। सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इस रिएक्शन में देखिए, नेक्स्ट वाले रिएक्शन में क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O क्या बना रहा है, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो ये भी आपका क्या है, सॉरी, ये रिडक्शन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो CuO, एक्चुअली यहाँ पे CuO क्या हो रहा है, ये आपका रिड्यूस्ड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है या ये रिड्यूस्ड हो रहा है। ओके, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से देखे थे। नाउ नेक्स्ट देखिए, कहता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, PbO को कार्बन से जब रिएक्ट करवाया जा रहा है तो क्या मुझे बन रहा है Pb प्लस CO2, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बस आपको देखना है कि कौन सा, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या किया, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आप देखिए, लीड यहाँ पर है और हम चेक करेंगे यहाँ पर, एक्चुअली PbO का क्या हो रहा है, PbO रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। मतलब क्या कि PbO से ऑक्सीजन रिमूव होके क्या बना रहा है, Pb बना रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये क्या है, एक्चुअली रिडक्शन है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब PbO क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और कार्बन क्या बना रहा है, CO2 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या कि कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं भाई, कहाँ रिड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ तो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, PbO एक्चुअली रिड्यूस्ड हो रहा है, लीड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये आपका गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग हाँ, ये सही है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये करेक्ट है। ओके, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड हो रहा है। देखिए तो PbO, हाँ, रिडक्शन हो रहा है इसका, मतलब ये सही है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है और दूसरा भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो मतलब A एंड B आर इनकरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो एबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ,
जो ऊपर दिया गया ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, तो सोचना है। तो एभव इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सोचिए क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली आयरन है और एल है, तो इस आयरन को एल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब क्या कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी एल्युमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू आयरन। तो एल्युमिनियम डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, आयरन को Al2O बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आयरन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब ये क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यानी ऑप्शन कौन क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एल्युमिनियम एक्चुअली क्या है, मोर रिएक्टिव है, किसके रिस्पेक्ट में, इस आयरन के रिस्पेक्ट में। ओके, बाकी आप इसे रीड कर लीजिए, इसी बातों को एक्सप्लेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब HCl में हम क्या देंगे, आयरन Fe देंगे, तो क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा, HCl में Fe देंगे तो ये क्या बनाएगा, FeCl2 बनाएगा प्लस H2 गैस बनाएगा। ओके, तो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ऐसा तो नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं, आयरन हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनाया। फिर तीसरा क्या कहता है, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर भी नहीं बन रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि HCl Fe के साथ रिएक्ट करके FeCl2 प्लस H2 बनाएगा। तो एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो ये सॉरी ये शायद ऊपर गलती हो गया था, यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड जब आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये आपका ऑप्शन अगर ये दिया हुआ रहता तो पता चलता 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ओके, तो आपका पहला ही क्या है, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम रिएक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं कि ये क्या बनाएगा, आयरन का एक सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस बनाएगा। मतलब H2 गैस देगा, यहाँ पे क्या है, H2 गैस देगा और एक आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सिंपल था। अब डिफाइन करना है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोगों ने सबसे पहले ही इस चीज़ को पढ़ा था, पहला या दूसरा वीडियो में ही, कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। दोनों का आंसर हम पहले ही स्लाइड या पहले ही वीडियो या दूसरे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन in which number of atoms on both reactant and product sides are equal। बार बार इसी बात को हम बोले हैं कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। यही तो आपका बैलेंस है। और हम आखिर बैलेंस करते क्यों हैं, ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर सके, फॉलो कर सके या उसे ओबे कर सके। तो लॉ ऑफ, बस ये आपका मेन आंसर है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करे, फॉलो करे या उसे ओबे करे। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंस देम। ठीक है ना, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हम सारे शायद स्लाइड्स में देख चुके हैं इन सारे क्वेश्चंस को, बस एक ओवरव्यू स्पीड में देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, H2 जब N2 के साथ कंबाइन करेगा क्या देगा, NH3 देगा। ठीक है, तो देखिए सोडियम कितना है आपका, 2 है। तो यहाँ पे सोडियम जब 2 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 करने के लिए इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सोडियम बोल रहे हैं, सॉरी नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन कितना है, 2 है। तो जब नाइट्रोजन आपका 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है। तो इधर हाइड्रोजन की संख्या प्रोडक्ट साइड कितना है आपका, 6 है। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। नीचे देख सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड एयर में बर्न होने के बाद क्या दे रहा है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। तो सिंपल H2S, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं H2S प्लस क्या है, O2 क्या देगा, H2O प्लस SO2 देगा। अब देखिए SO2, तो अब मुझे बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ऑक्सीजन क्या है, शायद अनइक्वल है, ऑड में है। तो इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे आगे 2 करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए, इवन में हो जाए। क्योंकि हमें इवन बनाने में क्या होगा कि आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया ऑक्सीजन, तो इसको भी 4 बनाने के लिए 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसके लिए भी इसके आगे 2 करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन कितना हो जाए, 4 हो जाए। और सल्फर क्या है, ऑटोमेटिक अनबैलेंस है क्या, सल्फर शायद अनबैलेंस हो गया है। ओके, सल्फर अनबैलेंस हो गया है, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 करना पड़ेगा।
सल्फर जब 2 हो गया है तब मेरा शायद क्या होगा, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा। ओके, तो मुझे ऑक्सीजन को फिर बैलेंस, हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है, नहीं हाइड्रोजन आपका बैलेंस है 4 4, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया है तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा। कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6 है तो 6 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 कर देते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। तो इसी तरीके से हीट ट्रांसफर एनोमीटर से चेक करना है आपको। ओके, और बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, शायद ये अभी जस्ट हम देखे थे, नहीं तो देख लीजिए, ये अभी जस्ट देखे थे तो देख सकते हैं इसे आप, काफ़ी सिंपल है कि जब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, AlCl3 और बेरियम सल्फेट दे रहा है। तो हमें सबसे पहले सल्फर को बैलेंस करना होगा, नहीं सल्फर कितना है आपका 3 है, तो सल्फर 3 है तो यहाँ भी क्या करना, सल्फर को 3 करना पड़ेगा ताकि अब बैरियम क्या होगा, अनबैलेंस होगा, इसके लिए बैरियम के आगे भी 3 करना पड़ेगा। अभी जस्ट देखे थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो के, ठीक है ना, पोटासियम H2O के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, KOH दे रहा है और H2 गैस दे रहा है। तब अब यहाँ पे बैलेंस करना है, H2 बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है यहाँ पर। ओके, हाइड्रोजन क्या है, 3 है, तो इसे इवन करने के लिए हाइड्रोजन को 2 कर देते, तो हाइड्रोजन 2 4 हो गया है, तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए इसके आगे 2 करते हैं, तो अब हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो ऑक्सीजन भी आपको बैलेंस है 2, और पोटासियम को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 करने होंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब आप लोग को तो काफ़ी आइडिया भी लग गया होगा कि भाई कैसे बैलेंस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मतलब इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, HNO3 दिया हुआ है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, HNO3। तो ये काफ़ी सिंपल है, देखिए कि HNO3 है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट करके क्या दे रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट दे रहा है और H2O दे रहा है। मुझे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे किसके पास, देखेंगे कैल्शियम बैलेंस है, और जब कैल्शियम बैलेंस है तो ऑक्सीजन क्या है, फिर हम कैल्शियम के बाद नाइट्रोजन पे जाते हैं। ओके, नाइट्रोजन कितना है, 2 है। सबसे पहले जो ऑकवर्ड दिखने में लग रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में प्रयास कीजिए बैलेंस करने का। इसके अलावा जो मेन मेटल्स हैं उसे बैलेंस कर दीजिए। ओके, तो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर कितना है, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए इसके आगे हम 2 कर देंगे, नहीं तो नाइट्रोजन 2 हो गया है, नाइट्रोजन 2 हो गया है, तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई है। और ऑक्सीजन कितना हो गया है आपका, तो ऑक्सीजन 3 2 6, और इधर कितना हो गया 6 2 8, और यहाँ पे कितना है 3 2 6, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ऑक्सीजन कितना हो जाए, 8 हो जाए। ओके, अब ये शायद क्या हो गया आपका, कंप्लीटली बैलेंस हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर 2HNO3 और 2H2O। ओके, काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 से रिएक्ट करके सोडियम क्या बना रहा है, सल्फेट बना रहा है और H2O बना रहा है। इसे कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले मेन मेटल में कौन है, सोडियम है। सोडियम को बैलेंस करने के लिए इसके आगे क्या करना पड़ेगा, NaOH के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आपका NaOH क्या हो गया, मतलब सोडियम बैलेंस हो गया। अब मेन मेटल में कौन है, अब सल्फर को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। सल्फर क्या है, शायद मेरा पहले से ही बैलेंस है, अब सल्फर पहले से बैलेंस है। तो अब मुझे ऑक्सीजन को चेक करना होगा, पहले हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन चेक कर लीजिए। 4 यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 4 6। ओके, कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, और यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे एक 5 है, तो इसके आगे 2 से H2O के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन भी 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक साइड बैलेंस हो जाएगा। 2 इधर है, 2 इधर है, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इस साइड भी, 4 नंबर ऑफ एटम बोथ साइड इक्वल कर दिए। ये आपका शायद देखिए पहले लग रहा है कि पहले ही से बैलेंस है। NaCl को जब AgNO3 के साथ, मतलब क्या, साल्ट NaCl को सोडियम क्लोराइड को एजेंटेट नाइट्रेट के साथ, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और NaNO3 बना रहा है। तो यहाँ पे सोडियम क्या है, बैलेंस है पहले से, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ये यानी ऑटोमेटिक पहले से बैलेंस है, मुझे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। और बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है और HCl बना रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन में एक चीज़ बैलेंस करना पड़ेगा, वो है क्या, क्लोरीन को। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, और शायद हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, नहीं हाइड्रोजन 2 है और इधर भी 2 है। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस हो गया। ओके, आप लोग को तो बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा ये सब सारे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मतलब इतना ज़्यादा बैलेंसिंग के बारे में दिया है
कि आप लोग अगर इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में 100% करके लेके जाना है इस क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप क्या कीजिए कि इसे बैलेंस खुद से करने का प्रयास कीजिए और इस आंसर से मिलाइए कि आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसमें भी डाउट है तो हम इसे अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। ओके, ये हम आप लोग पे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे बैलेंसिंग को देख चुके हैं, अब आप लोग को तो एकदम क्लियर एंड कट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी नहीं क्लियर है तो हम और भी क्वेश्चन के साथ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बस आप कमेंट कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वहाँ से भी जुड़कर आप लोग कर सकते हैं, या कमेंट कीजिए, हम आपके अनुसार आपके लिए क्वेश्चंस को लाएंगे। अब देखिए, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस, मतलब ये बैलेंस करना है और बैलेंस करके इसके रिएक्शंस को, मतलब कौन किस टाइप के रिएक्शंस है उसे आइडेंटिफाई भी करना है। तो KBr को बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा रहा है, तो Ki पोटासियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। ओके, तब यहाँ पे ब्रोमीन की संख्या क्या है, 2 है, तो 2 करने के लिए यहाँ भी ब्रोमीन को 2 बनाना पड़ेगा। ओके, अब जब 2 हो गया तो पोटासियम 2 करने के लिए यहाँ भी पोटासियम को 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीटली, अब बेरियम भी बैलेंस है, आयोडीन भी आपका बैलेंस है, 2 2 इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब ये अब बैलेंस है। तो अब ये कैसा रिएक्शन है, तो यहाँ पे देखिए, तो केटायन एनायन, अब ये क्या हो रहा है, आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब ये पोटासियम क्या करेगा, आयोडीन के साथ अपना रिएक्शन कर लेगा, और ये ब्रोमीन किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, इस बेरियम के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो मतलब ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब जिंक कार्बोनेट को जब हिट किया जाएगा तो ये ZNO और CO2 में टूट जाएगा, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले से क्या है, बैलेंस है। तो ये क्या हो रहा है, जब भी डिकम्पोजिशन जनरली होता है तो जब हम हिट करते हैं, मतलब ये इंडोथर्मिक होता है, हिट देते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाता है। तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब जस्ट उल्टा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था कि टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर मेक ए सिंगल सब्सटेंस, नहीं, 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उसी को क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते थे। अगर बैलेंस करने की बात है तो H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 2HCl बनाएंगे, हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, और ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर क्या है, मैग्नीशियम इस HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2, ओके, H2 गैस लिबरेट करेगा। ये कैसा रिएक्शन है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, और रिएक्टिविटी सीरीज में हम ऑलरेडी देखे थे कि हाइड्रोजन काफ़ी नीचे था मैग्नीशियम की रिस्पेक्ट में, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है किसके रिस्पेक्ट में, तो इस हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में। तो ये क्या करेगा, MgCl2 बनाएगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, और H2 गैस ये लिबरेट करेगा। मतलब ये क्या हो गया है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और बैलेंस करने की बात हुई तो क्लोरीन कितना है, MgCl2 है, यहाँ भी क्लोरीन को 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया है। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। काफ़ी सिंपल डिफिनेशन है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले इंडोथर्मिक ही लिखा गया है। तो इंडोथर्मिक जो एनर्जी क्या करे, एब्जॉर्ब करे सराउंडिंग से, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ये क्या है आपका इंडोथर्मिक है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अपने वीडियोज़ में, नहीं हम लोग बोले भी थे कि इंडोथर्मिक ये सब एग्जाम डिफिनेशन पूछा भी जा सकता है एग्जाम्पल के साथ। तो आपको बस सिंपल लर्न रखना है कि जो एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे सराउंडिंग से, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ये क्या है आपका इंडोथर्मिक है। एग्जाम्पल देखिए, फोटोसिंथेसिस दे दीजिए, मेल्टिंग ऑफ आइस दे दीजिए, चाहे इवापोरेशन दे दीजिए। ओके, ये सब क्या है, इंडोथर्मिक है। और भी हम देखे थे, जैसे जस्ट अभी देखे थे, जिंक कार्बोनेट जब इसे हीट दिए थे तो क्या बनाया था, ZNO प्लस CO2 बनाया था। ये भी क्या एग्जाम्पल है इंडोथर्मिक का, मतलब हीट दे रहे हैं इसे। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्सली, मतलब इसके जस्ट अपोजिट आपका एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट दे रहे हैं, इसमें क्या हीट करेगा, इवॉल्व करेगा, हीट बाहर देगा, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक की वन इन विच एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है या इवॉल्व होता है सराउंडिंग में। तो ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक है। एग्जाम्पल एक्सप्लोजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है, लिबरेट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाई इज डिस्पायरेशन कंसिडर टू बी एक्सोथर्मिक। अब बोल रहा है कि डिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कंसिडर किया गया है। तो काफ़ी सिंपल है कि देखिए, हमें कुछ भी काम करने के लिए या ज़िंदगी को जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए।
एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई, जो हम लोग फूड लेंगे उसी से एनर्जी मिलेगा, नहीं। अब फूड में क्या एक्चुअली होता है, तो एक्चुअली जो फूड होता है, फूड मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है डाइजेशन के माध्यम से, क्योंकि पढ़े होंगे आप लोग 6-7 में कि हमारे बॉडी में पहले क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन, इस तरीके से पढ़े ना बायो में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब ये डाइजेशन में क्या होगा कि हमारा जो फूड है ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन हो जाएगा। अब जब डाइजेशन हो जाएगा तो इंटेस्टाइन में जाके वो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि जनरली फूड में जो इंजाइम्स वगैरह होते हैं या जो भी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च होता है, वो क्या होता है जाकर एब्जॉर्प्शंस का प्रोसेस टेक प्लेस कहाँ पे होता है, आपके इंटेस्टाइन में ही होता है। तो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन होगा। अब जब ऑब्जर्व होकर क्या करेगा, वो ग्लूकोज के रूप में सारे उसके लिक्विड्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये ब्लड में क्या करेगा, इस ग्लूकोज को मिला देगा। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब आएगा तो वो क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, वाटर देगा और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा कोई भी काम को करने के लिए, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस बोलते हैं। एक्चुअली रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, नहीं। तो इनहेल जब करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वो बहुत सारे गैसेस को लेते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, N2 तो होता ही है, लेकिन O2 काम का होता है हमारे। तो O2 क्या करता है, जो ग्लूकोज है, मतलब देखिए यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है, ये ग्लूकोज क्या करेगा, इस O2 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मतलब ये O2 कहाँ से हम लोग इनहेल जो किए हैं, रिस्पायरेशन किए हैं, उसी के थ्रू तो ऑक्सीजन गया है हमारे बॉडी में। अब यही जो भोजन हम लिए थे, ये भोजन एक्चुअली किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में है, और ये O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, H2 बना लेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ क्या देगा, एनर्जी को लिबरेट करेगा, देगा, ठीक है ना। तो मतलब एनर्जी दे रहा है। अब इसी एनर्जी से तो हम अपने काम को, कोई भी वर्क को क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं। ओके, देखिए, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन को जस्ट अपोजिट बोला गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ऐसा क्यों? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन क्या है, तो ये इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन है, क्या है कि 2 और मोर मॉलिक्यूल्स एक मिलकर क्या बनाता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स, नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में। जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपस में एक दूसरे का उल्टा ही है, ठीक है। और यहाँ आगे क्या बोल रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक्चुअली क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। अभी जस्ट हम लोग देखे थे जिंक कार्बोनेट का, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। मतलब इन सब में क्या होता है कि जनरली जितना भी देखते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो जनरली क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। मतलब उसमें हीट हम देते हैं या एनर्जी देते हैं, तब वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में। तो इस जिंक कार्बोनेट में हीट दिए तो ये क्या में टूट गया, जिंक ऑक्साइड में टूट गया और CO2 में टूट गया है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसमें हीट देंगे तो ये क्या में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और क्या है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। फिर मरकरिक ऑक्साइड है HgO, ये हीट देंगे तो ये Hg और O2 में ब्रेक कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, राइट 1 इक्वेशंस फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हम लोग ये देख चुके हैं ऑलरेडी अपने क्लास में, ठीक है ना, वीडियोस इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें देखे थे। आज देखिए एग्जांपल्स के माध्यम से या डिफिनेशंस के माध्यम से NCERT में भी दिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, मतलब क्या कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल मतलब जिसमें हीट दिया जाएगा, थर्मोलाइसिस भी जिसको बोलते हैं। ओके, तो अब जिसमें देखिए जैसे क्या है, पोटासियम क्लोरेट है। अब इस पोटासियम क्लोरेट में जैसे ही इसे डिकम्पोजिशन करना है तो इसमें हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जब इसे क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीटेड, मतलब जब इसे क्या करेंगे, स्ट्रांग हीट देंगे तो पोटासियम जो क्लोरेट है ये क्या हो जाएगा, अपने पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा, नहीं। तो देखिए यहाँ पे पोटासियम क्लोरेट क्या हो गया, हीट देने के बाद KCl और O2 में ब्रेक हो गया है। और ये एक बहुत अच्छा मेथड है ऑक्सीजन को प्राप्त करने का, लेबोरेटरी मेथड भी है। ओके, फिर दूसरा जी क्या एग्जांपल किसका देना है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, मेरा सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज कर जाएगा। चाहे तो अभी जस्ट हम लोग H2O का एग्जांपल देखे थे कि इलेक्ट्रिसिटी H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते थे तो क्या होता था, ये H2 और O2 में ब्रेक कर गया। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये क्या ब्रेक कर जाएगा, Na+Cl2, मतलब अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, सोडियम और
क्लोरीन में ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फोटो मतलब जिसको क्या बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस बोल सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन, अब जब देखिए एग्जाम्पल फोटोलाइसिस का दिया हुआ है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट रिलेवेंट इक्वेशन फॉर द एबव। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें व्हेन ए मोर रिएक्टिव सबस्टांस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव सबस्टांस फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। नहीं, अभी जस्ट देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली क्या है कि जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। नहीं, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो उसमें क्या होता है, एक्चुअली आयंस का एक्सचेंज होता है। बार बार इस चीज़ को रिपीट किए हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो क्या करे, सिंपली मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से, और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी क्या हो जाएगा, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा आपस में। ओके, और फिर क्या दे रहा है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, वेयर इन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए डिस्प्लेसमेंट का क्या है, जब MgHCl के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl2 बनाएगा और H2 गैस बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, Mg के रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव है, तो Mg क्या करेगा, मोर रिएक्टिव है, इस H को डिस्प्लेस करके MgCl2 बना लेगा और H2 गैस भी देगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि KBr मतलब आयंस का दोनों में एक्सचेंज होगा, मतलब ये Ki के साथ अपना आयन बना लेगा और ये बैरियम ब्रोमीन के साथ अपना कंपाउंड का बना लेगा, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या है कि रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय द कॉपर मेटल। ओके, तो अब इसका रिएक्शंस लिखना है। तो देखिए आप सब सिंपली क्या लीजिए, पहले सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए, एक्वा सॉल्यूशन, इसमें कॉपर जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या बना लेगा, ये कॉपर नाइट्रेट का एक एक्वा सॉल्यूशन बना लेगा और एक अर्जेंटेनम मतलब सिल्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो AgNO3 में आप सिंपली कॉपर डालिए, ये एक सॉल्यूशन बना लेगा और एक सॉलिड फॉर्म में आपका अर्जेंटेनम मतलब सिल्वर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं, एग्जांपल के माध्यम से बताना है आपको। तो देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। देखिए ये सब सिंपल डिफिनेशन एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। जब 2 सॉल्यूशन क्या करेगा, सॉल्युबल साल्ट आपस में है, तो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें टेक्स प्लेस होगा जिसमें कि आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जब आयन का, इसमें देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक जो कंपाउंड बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, दैट इज इनसॉल्युबल इन एक्वा। मतलब जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, उसी को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। देन इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और ये कंटेनर में क्या होगा, बैठ जाएगा, और इसी सॉलिड को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इस प्रेसिपिटेट का मतलब ही होता है सॉलिड। ओके, एंड रिस्पेक्टिव रिएक्शन इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब देखिए एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कैडमियम सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है ना, CdSO4 दिया हुआ है, जब K2S के साथ पोटासियम सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CdS कैडमियम सल्फाइड बना रहा है, और आपका पोटासियम सल्फेट बना रहा है, जो तो कैडमियम सल्फर, ये क्या, ये देखिए एक डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, अब यही प्रेसिपिटेट जब फॉर्म कर रहा है तो ये क्या बन गया, मेरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बन गया। वही दोनों एक्वस होता तो क्या होता, डबल डिस्प्लेसमेंट होता। ओके, अब देखिए NaOH और MgCl2 एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है ना, 2 बार क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी टेक्स प्लेस हो रहा है, लेकिन प्रेसिपिटेशन बन जाने के कारण, क्या प्रेसिपिटेट बन जाने के कारण क्या होगा, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। NaOH और MgCl2 क्या बनाएगा, NaCl का एक्वस बनाएगा और MgOH का सॉलिड फॉर्म बनाएगा। तो ये जो सॉलिड दे दिए तो ये क्या बन गया है, आपका प्रेसिपिटेशन बन गया है। मतलब इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे, जब एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन्स ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन टर्म में बताना, ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एक्चुअली रिडक्शन है। तो देखिए एग्जांपल में क्या है, जब ऑक्सीजन क्या होगा, एलिमेंट में ऐड होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
एग्जाम्पल में क्या है, NaO पर O2 के साथ रिएक्ट करके Na2 बना रहा है, मतलब इस सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। H2S में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और रिमूवल का ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस सल्फ यहाँ पे क्या होगा, H2S में इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। बी में क्या है कि बी में CuO कॉपर ऑक्साइड H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मतलब आपको समझना है कि रिड्यूस्ड क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को हटा दिया जाएगा उसके कंपाउंड से तो वो क्या होगा, बीइंग रिड्यूस्ड, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इस कॉपर ऑक्साइड और H2 में क्या हो रहा है, कॉपर अलग हो रहा है, मतलब इससे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होकर क्या बना रहा है, कॉपर बन रहा है। जब ऑक्सीजन अलग हो गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एक्चुअली रिडक्शन है, तो यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और HgO का भी क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस हो रहा है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप लोग के लिए ये काफ़ी सिंपल ही रहा होगा या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. ओके, अब उस ब्लैक कलर, अब देखिए आपका क्या है, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, तो वो क्या होता है, कॉपर होता है। अब इसको क्या करेंगे हम, एयर के हीट करेंगे O2 के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड, जिसका कि कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। तो वही कह रहा है आपका कि जो ब्राउन कलर का सबस्टांस X है वो एक्चुअली X क्या है, तो X के स्थान पे क्या हो जाएगा, आपका कॉपर हो जाएगा। इसी कॉपर को तो आप हीट करेंगे O2 के प्रेजेंस में, तो क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड देगा। हम इस रिएक्शंस को यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी सिंपल है कि व्हाई डू वी पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, कोई भी आयरन आर्टिकल्स के ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं, तो काफ़ी सिंपल है कि उसे रस्टिंग से बचाने के लिए ही करेंगे, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे कि आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसे फर्दर रस्टिंग से हम रोक सके, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। जब कोई भी आयरन नेल्स या आयरन आर्टिकल्स डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, उसका रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा, और रस्टिंग होने से क्या होता है, मेटल कोरोड कर जाता है। जब मेटल कोरोड हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसे कोरोड से बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करेंगे, पेंट चढ़ा देंगे, ताकि वो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो वेन वही कहता है कि वेन लेफ्ट अनपेंटेड, अगर उसे हम अनपेंटेड छोड़ देंगे तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन के कांटेक्ट, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा। ओके, बट इफ़ बी पेंटेड, अगर हम ऐसा पेंट कर देते हैं तो वो मॉइस्चर क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में मॉइस्चर के नहीं आ पाएगा। जब नहीं आएगा तो उसका कोरोड नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। देखिए मार्केट में जैसे कुरकुरे, चिप्स कुछ भी मिलता है तो उसके अंदर हवा भरा होता है, वो एक्चुअली जो हवा होता है उसमें क्या एक्चुअली होता है, नाइट्रोजन डाला जाता है। तो वही कह रहा है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। क्यों, मेन पर्पस क्या होता है, क्यों आखिर भरते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो फूड होता है उसमें डायरेक्ट कहता है दैट कंटेन ऑयल एंड फूड, जो भी फूड जिसमें ऑयल और फैट है वो क्या हो, रैंसिडिटी से बचा सकें। क्या करेगा ये नाइट्रोजन, रैंसिड होने से फूड को बचाएगा, मतलब फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फूड ज़्यादातर फैट या ऑयल कब ऑक्सीडाइज होता है, जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब फूड रैंसिड हो जाएगा। जब फूड रैंसिड हो जाएगा तो मतलब ख़राब हो गया, आपका फूड खाने लायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम ज़्यादातर फूड में, मार्केट में जितना भी चिप्स या कुरकुरे का पैकेट देखते होंगे उसमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं ताकि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके, ठीक है ना, हम उसके रैंसिडिटी को बचा सकें। विच अकर्स, क्या कहता है, विच अकर्स व्हेन द ऑयल और फैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गेटिंग अनप्लीजेंट स्मेल। वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका स्मेल कैसा होगा, अनप्लीजेंट होगा, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस करते हैं ताकि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके और मेरा फूड क्या हो सके, स्पॉइल होने से बच सके। नहीं, क्वेश्चन नंबर 20,
अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना है कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या है। कोरोजन एक प्रोसेस है, कोरोजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि एक रिफाइंड मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओके, तो कोरोजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसके प्रेजेंस में भाई, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। और क्या बना लेता है, एक स्टेबल, मतलब कि कोई ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। द मेटल ग्रेजुअली डिग्रेड्स, खराब होना शुरू हो जाता है। किसके कारण, आपके कोरोजन के कारण। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए कोरोजन अलग है, कोरोजन में कोई भी मेटल्स का हो सकता है कोरोजन, ठीक है ना, किसी भी मेटल्स का डिग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन रस्टिंग का मतलब ही होता है सिर्फ आयरन का। ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक गुड एग्जाम्पल है कोरोजन का, जिसमें कि आयरन क्या बना लेता है, कोरोड होके क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड का उसके ऊपर लेयर हो जाता है। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंट एनुअली प्रिवेंट रस्टिंग। और इस रस्टिंग से बचाने के लिए देखते होंगे जितने सारे ब्रिज होते हैं, उन ब्रिज को क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। ओके, और भी बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उस पर बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं ताकि हम उसका कोरोजन को, उसे कोरोड होने से बचा सके। तो अच्छा मेथड क्या रहेगा, या तो उसकी पेंटिंग कर देंगे या गैल्वेनाइज करेंगे, या और भी अलग अलग मेथड्स है, उसके माध्यम से हम कोरोजन को क्या कर सकेंगे, बचा सकेंगे। अब डेंसिटी को डिफाइन करना है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं डेंसिटी क्या है कि द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। अभी जस्ट हम बोले थे कि एक्चुअली ऑयल और फैट्स का क्या होता है, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के कारण जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसका क्या होता है, वो खराब होने का चांसेस रहता है, उससे अनप्रेजेंट स्मेल आते हैं, टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट भी खराब हो जाता है, स्मेल तो आता ही आता है। तो रेंसिडिटी यही है कि जब किसी भी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑयल और फैट, मतलब जनरली कैसे फूड का, तो ऑयल और फैट कंसिस्ट करते हैं। ओके, और उसके कारण फूड का स्मेल और टेस्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। तो रेंसिडिटी इज रिटार्ड व्हेन फूड इज केप्ट। रेंसिडिटी को रिटार्ड किया जा सकता है कब, जब फूड को हम रेफ्रिजरेशन कर दें, चाहे उसमें नाइट्रोजन फिलिंग कर दें, ठीक है, या साल्टिंग पढ़े होंगे, जैसे अचार पिकलिंग बनता है, ठीक है ना, स्वीटनिंग, मतलब किसी में उसे शुगर कर दें, तो शुगर भी क्या करता है फूड को, जैसे मीठा वाला चटनी, ठीक है ना, जिसमें पानी नहीं दिया गया है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा समय तक रहेगा। कोई भी जेली देखिए, मार्केट में बहुत सारे जेलीज आते हैं, तो वो सब जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्वीट्स होता है, मतलब चीनी किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाता है, साल्टिंग वो भी बचाता है, जैसे पिकल्स वगैरह देख सकते हैं, अचार वगैरह, तो ये सब क्या करता है, ख़राब होने से बचाता है। या हम फ्रिज में रख दीजिए किसी सब्सटेंस को, तो रेंसिड होने से बच सकता है। तो लो टेम्परेचर डज नॉट प्रमोट द ऑक्सीडेशन, और लो टेम्परेचर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का जो सेशन है अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने एनसीईआरटी को पूरा कवर किया है, एक एक क्वेश्चंस को कवर किए हैं, और सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी कवर किए हैं। और अब मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव पहुंचाया जाए वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। लेकिन हम लोग अब प्रयास करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करने का, क्योंकि समय से पहले आप लोगों को सारे चैप्टर्स भी क्लियर करवाने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 मंथ होते होते सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको अब पता ही होगा कि सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया है उसमें 33% क्या किया गया है, सिलेबस को कट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो जैसे कार्बन एंड कंपाउंड नहीं आपका आ रहा है, और भी बहुत सारे सेक्शंस को कट किया गया है। तो हम लोगों तो पूरा पढ़ा देंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंपटीशन देना होगा, तो भाई कंपटीशन के अब देना है तो उसमें तो कोई कट नहीं किया जाएगा, कंपटीशन में सारा क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। ओके, तो हम तो पढ़ाएंगे पूरा, लेकिन लास्ट 3 महीना पहले आपको सारे क्वेश्चंस जो सिर्फ सीबीएसई में 2021 सेशन में आने वाले हैं, सिर्फ उसे ही करवाने का कोशिश करेंगे। ओके, thank you for watching the video and tuned with us for upcoming video. Thank you.